हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेट्स प्लानेट। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी पेडागोजी की नेक्स्ट क्लास। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि भाषा में व्याकरण की क्या भूमिका है, व्याकरण क्यों जरूरी है, व्याकरण का ज्ञान क्यों होना जरूरी है, उसके बारे में हमने देखा था। व्याकरण आखिर भाषा में क्या भूमिका निभाती है उसके बारे में हमने देखा। अब उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए, उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम देखेंगे कि व्याकरण शिक्षण में या व्याकरण की कुछ शिक्षण विधियां। आज हम बात करेंगे व्याकरण की कुछ शिक्षण विधियों के बारे में। ठीक है, व्याकरण की शिक्षण विधियां मतलब आप व्याकरण का ज्ञान देते समय बच्चों को किन किन शिक्षण विधियों का उपयोग करके व्याकरण की समझ बच्चे के अंदर बढ़ा सकते हो, बच्चे के अंदर व्याकरण की समझ का ज्ञान को विकसित कर सकते हो। तो उन विधियों के बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाए। यह बच्चों को प्राथमिक स्तर पर व्याकरण का ज्ञान देने के लिए किन प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग करें, उसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि जब बच्चा प्राथमिक स्तर पर होता है तो बच्चे के अंदर व्याकरण की समझ आप किसी प्रकार से एक फॉर्मल बुक लेके या एक व्याकरण की पुस्तक लेके या व्याकरण की कोई किताब लेकर आप उसको विधिवत तरीके से अगर व्याकरण समझाने की कोशिश करेंगे तो वो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा गलत है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बच्चे के अंदर इतना समझ नहीं होती है कि बच्चा एक नियमों की सीखने से या एक नियमावली से व्याकरण सीखे। मतलब नियमों का ज्ञान यहाँ पर बच्चा नहीं कर सकता, बच्चा यहाँ नियमों को याद नहीं कर सकता। तो आप बच्चों को किसी विधिवत तरीके से यहाँ पर व्याकरण नहीं सिखा सकते। यहाँ पर बच्चा प्राथमिक स्तर पर बच्चा पहली से 5वीं क्लास के अंदर की हम बात कर रहे हैं। तो जब बच्चा क्या होता है, यहाँ पर बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। मतलब क्लास में जब अध्यापक बोल रहा होता है तो बच्चा उसकी बातों को, टीचर की बातों को अनुकरण करके उसको सुन के ही सीखता है। तो यहाँ पर हमें अगर बच्चों को व्याकरण सिखाना है, व्याकरण की थोड़ी सी जानकारी देना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एक शिक्षक को शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, छोटे छोटे व्याकरण के शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चा यहाँ अनुकरण के द्वारा सीखता है। आप किसी विधिवत तरीके से यहाँ पर नहीं सिखा सकते, तो बच्चा यहाँ पर अनुकरण के द्वारा सीखेगा। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि आप जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो पूरी तरीके से सही हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाई गई हो, और शब्दों का ज्ञान के आधार पर ही, मतलब बच्चे को धीरे धीरे व्याकरण के कुछ शब्दों का ज्ञान होगा, इसके बाद ही बच्चा क्या करेगा, व्याकरण सीख पाएगा। तो यहाँ पर उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम व्याकरण कैसे सिखा सकते हैं। अब दूसरी चीज, यहाँ पर बच्चे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर एक ऐसा शिक्षक अगर बच्चों को पढ़ा रहा है जिसकी मातृभाषा मान के चलो हिंदी है, अगर उसकी मातृभाषा हिंदी है तो शिक्षक उसकी मातृभाषा का बहुत बेहतर तरीके से प्रयोग करना जानता है। इसी आधार पर वो क्या करेगा, उन शब्दों का सही प्रयोग करेगा, सही वचनों का प्रयोग करेगा, सही लिंग के अनुसार बच्चा सुने, मतलब सही लिंग के अनुसार यहाँ शिक्षक बोलेगा। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि जब किसी शिक्षक की मातृभाषा अलग होती है तो वो क्या करता है, अपनी मातृभाषा के हिसाब से बच्चों को उन शब्दों के बारे में बताता है जो वो खुद बोलता है, जो खुद वो जानता है। तो वहां पर फिर बच्चा भी गलत सीखता है, बच्चा क्योंकि सुन के ही सीखता है इस स्थिति में। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो कि बच्चा अगर प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सीखना चाह रहा है तो बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी हो कि एक ऐसे शिक्षक द्वारा प्राथमिक स्तर पर व्याकरण का ज्ञान दिया जाए, या ऐसे अध्यापक द्वारा बच्चों को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाए कि जिसे मातृभाषा का या फिर भाषा का पूरी तरीके से अच्छा ज्ञान हो, अच्छी शब्द का कोई बिना त्रुटि के वे प्रयोग करना जानता हो, तो बच्चा यहाँ पर बेहतर तरीके से सीख पाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं माध्यमिक स्तर पर। माध्यमिक स्तर पर बच्चों को किस प्रकार की व्याकरण सिखाने के लिए किस प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए।
तो माध्यमिक स्तर पर भी बच्चा यहाँ पर आप किसी विधिवत तरीके से समझाएंगे तो बच्चा नहीं सीखेगा। आप बच्चों को नियमों के बारे में बताएंगे, व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराएंगे, व्याकरण के नियमों को रटवाएंगे तो बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे का दिमाग इतना अच्छी तरीके से यहाँ पर विकसित नहीं हुआ होता है। बच्चा माध्यमिक स्तर पर होता है, प्राथमिक स्तर पर वह बस थोड़े छोटे छोटे शब्दों को सुनता ही है। यहाँ पर बच्चा थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीखता है, बच्चा उस अच्छी प्रकार से वर्णमाला का ज्ञान नहीं कर पाता है, व्याकरण का ज्ञान उसको नहीं हो पाता है। इसी प्रकार माध्यमिक स्तर पर अगर हम देखें तो माध्यमिक स्तर पर कुछ शिक्षण विधियों का हम उपयोग कर सकते हैं। या तो पहले हम इनको यहाँ शब्द प्रसंगों के द्वारा या फिर शब्दों का सही उच्चारण करके ही बच्चा यहाँ पर सुनना सीख पाता है, मतलब बच्चा व्याकरण सीख पाता है। क्यों? क्योंकि अगर शिक्षक सही बोलेगा यहाँ से तो बच्चा सही सुनेगा, और बच्चा सही सुनेगा तो बच्चा उस चीज को सही तरीके से सीख पाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ शिक्षण विधियां हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं आगमन विधि पर। हम व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे पहले उपयोग करते हैं आगमन विधि का। ठीक है, आगमन विधि क्या होती है? तो व्याकरण की शिक्षा के लिए सबसे सर्वोत्तम विधि होती है, ये सबसे सर्वोत्तम विधि होती है। ठीक है, सर्वोत्तम विधि क्यों होती है व्याकरण की शिक्षा के लिए? क्योंकि यहाँ पर शिक्षक क्या करता है, बच्चों को पहले जिस चीज के बारे में बताने जा रहा है उसके नियम ना बताते हुए उस बात के सबसे पहले उसके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। और ऐसे एक जैसे 2-4 उदाहरण जब बच्चे को हम बताते हैं तो बच्चा वहां से कुछ ना कुछ चीज जो उस वाक्य में समझनी चाहिए वो बच्चा वहां पर उसको नोटिस करने लगता है। कुछ समानता दिखने लगती है बच्चों को उस वाक्य के अंदर, तो उस उदाहरण के अंदर जो शिक्षक उसको 2-3 एग्जाम्पल देता है एक ही जैसे, तो बच्चे वहां पर व्याकरण की कुछ समानता को देखते हैं। शब्दों में क्या समानता दिख रही है, बात में क्या समानता दिख रही है, बच्चा उस चीज को नोटिस करता है। और फिर बच्चा यहाँ पर क्या करता है, उसके नियमों के बारे में जानने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर अगर बच्चों को हम पहले उदाहरण देंगे और उदाहरण के देने के बाद अगर नियम के बारे में जानकारी देंगे तो यहाँ पर बच्चा बहुत अच्छी तरीके से सीख पाता है। और ये व्याकरण की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम विधि होती है। अब हम दूसरी विधि की बात करते हैं जो है निगमन विधि। दूसरी विधि की अगर हम बात करें तो हम उसे बोलते हैं निगमन विधि। ये निगमन विधि आगमन विधि की जस्ट अपोजिट होती है। अब वो कैसे होती है? तो यहाँ पर बच्चा क्या होता है, निगमन विधि में पहले हम बच्चों को व्याकरण के नियमों के बारे में बता देते हैं, बच्चे के समझ में आ जाता है या बच्चे को हम समझाने की कोशिश करते हैं कि उसके नियम क्या है। अगर जैसे मान के चलिए हम कोई एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मान के चलिए मैंने एक टॉपिक ले लिया संज्ञा, ठीक है। अब इसके क्या नियम है, कौन कौन से प्रकार की संज्ञा होती है, किस आधार पर इसको हम जातिवाचक संज्ञा में या व्यक्तिवाचक संज्ञा में इस प्रकार में हम बांट सकते हैं। तो पहले हम उस चीज के बारे में उसको नियम बताएंगे, उस चीज के पूरे नियमों की जानकारी बच्चों को देंगे और इसके बाद हम बच्चों को सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो ये जस्ट इसकी अपोजिट होती है। तो आगमन विधि में क्या होता है, पहले बच्चों को सिखाने के लिए उदाहरण दिया जाता है, इसके बाद उसके नियमों के बारे में बताया जाता है। निगमन विधि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर व्याकरण के नियमों का बच्चों को पहले बता दिया जाता है और इसके बाद उस नियम से संबंधित उदाहरण बच्चे के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरी विधि जो होती है खेल विधि। तीसरी विधि क्या होती है, खेल विधि। खेल विधि तो नाम से स्पष्ट है, अगर आप छोटे बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर या माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए भी अगर खेल विधि के द्वारा आप व्याकरण समझाना चाह रहे हैं तो बच्चा बहुत अच्छे बेहतर तरीके से सीख पाएगा। क्योंकि बच्चे के अंदर प्राथमिक स्तर पर जब बच्चा छोटा होता है तो वो खेल में बहुत इंटरेस्ट लेता है, खेल के द्वारा बच्चा यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सीख पाता है। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि खेल विधि के द्वारा भी हम बच्चों को व्याकरण सिखा सकते हैं। अब हम बात करते हैं खेल विधि के द्वारा कैसे सिखा सकते हैं। तो खेल विधि के द्वारा जैसे मान के चलिए हम किसी प्रकार के कोई कार्ड ले लेते हैं, हमने 4-5 कार्ड ले लिए और इन कार्डों पर हमने मान के चलिए एक बॉय का चित्र बना दिया। यहाँ पर हमने इस कार्ड में हमने 2 बॉय के चित्र बना दिए और यहाँ पर हमने बहुत सारी एक
मान के चलिए एक टीम जिसमें बहुत सारे वॉइस हैं। अब हमने बोल दिए, अब यहाँ पर हम इस प्रकार बता सकते हैं कि अगर हमने ये वाले कार्ड के बारे में बताया तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक बच्चा है, मतलब इस चीज को हम बोलते हैं एक वचन। अगर यहाँ पर बहुत सारी चीजें तो हम यहाँ पर इनको बोल देते हैं बहुवचन। ठीक है, तो ऐसे ही हम बहुत सारे चित्र बना सकते हैं, बहुत कई तरीके से हम किसी जानवर के, मनुष्य के, पेड़ पौधे के, अलग अलग प्रकार से एक में हम सिर्फ एक चीज के बारे में बताएंगे और उसी के प्रकार के दूसरी चीज में, मतलब उसी प्रकार के दूसरे कार्ड में हम बहुत ज्यादा चीजों को एक साथ दर्शाएंगे तो बच्चा यहाँ समझ जाएगा कि ये बहुत ज्यादा चीजें, मतलब ये बहुवचन होता है। यहाँ एक ही चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब ये एक वचन होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लिंग के बारे में भी बच्चों को दर्शा सकते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कई जानवरों को हम चित्र में दर्शा के बच्चों के सामने प्रकट कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चा क्या होता है, इन चीजों के द्वारा बच्चे को आनंद आता है, बच्चा यहाँ पर थोड़े से इंटरेस्ट के साथ सीखेगा और ऐसे बच्चा यहाँ से व्याकरण के नियमों को सीख जाता है, व्याकरण की कुछ जानकारी यहाँ पर बच्चा रखने रखता है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वो ये बहुत बेहतर विधि है अगर बच्चों को आप व्याकरण सिखाना चाह रहे हैं। व्याकरण क्या, बहुत कुछ अगर व्याकरण के अलावा भी आप बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं तो बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाता है, क्योंकि बच्चे को खेल में आनंद आता है और वो खेल की दृष्टि से फिर उस चीज को सीखने की कोशिश करता है। अब हम बात करते हैं, तीसरी विधि होती है संसर्ग विधि, या इसके अलावा चौथी विधि होती है संसर्ग विधि। अगर संसर्ग विधि की हम बात करें तो इस विधि में हम बच्चे को विधिवत तरीके से, या हम बोल सके सैद्धांतिक तरीके से, विधिवत तरीके से या सैद्धांतिक तरीके से बच्चों को व्याकरण नहीं सिखाएंगे। यहाँ पर बच्चा व्यावहारिक रूप से व्याकरण सीखता है। व्यावहारिक रूप से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संसर्ग विधि में बच्चों को व्याकरण की शिक्षा दी जाती है सैद्धांतिक रूप से या सैद्धांतिक तरीके से या व्यावहारिक तरीके से या व्यावहारिक रूप से। तो सैद्धांतिक तरीके से यहाँ पर बच्चों को व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जाती, यहाँ पर व्यावहारिक तरीके से। अब व्यावहारिक तरीके से कैसे दी जाती है, जैसे मान के चलिए हम किसी भाषा के पूर्ण पंडित विद्वान इंसान को, किसी व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति जो व्याकरण का ज्ञाता हो, व्याकरण के बारे में बहुत अच्छे से जानता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या करेंगे, क्लास में बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस कराएंगे। जब बच्चा उसके बातों को सुनेगा तो बच्चा नोटिस करेगा कि वो एक व्याकरण, देखो जो मतलब व्यक्ति व्याकरण के बारे में अच्छे से जानता है वो पूरे सटीक तरीके से व्याकरण का प्रयोग करता है। उसकी व्याकरण के मतलब उसकी भाषा में व्याकरण को लेकर कोई अशुद्धता नहीं होती है। तो वो पूरी तरीके से जब किसी बात को सही बोलता है तो बच्चा क्या करेगा, उसको सुनेगा, बहुत अच्छे से सुनने के बाद वो नोटिस करेगा और नोटिस करने के बाद वो क्या करेगा, पूरे सही प्रॉपर वे में व्याकरण के नियमों को जानेगा या व्याकरण के शब्दों के उच्चारण के बारे में जानेगा। जैसे कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि एक शब्द को कई प्रकार से बोला जाता है। कोई व्यक्ति किसी शब्द का उच्चारण, उसी शब्द का उच्चारण अलग तरीके से करता है तो कोई व्यक्ति उसी शब्द का उच्चारण अलग तरीके से करता है। अब क्या सही है क्या गलत है, मतलब बच्चा ये नहीं जानता है। अब बच्चा जैसा सुनेगा बच्चा वैसे ही सीखता है। तो हम ऐसे व्यक्ति से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएं जो व्याकरण के शब्दों का या फिर एक भाषा के शब्दों का पूरे शुद्ध उच्चारित तरीके से प्रयोग करे, तो बच्चा उनको सुनकर अनुकरण करता है और इसके बाद बच्चा वहां से सीख जाता है। तो हम ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, सप्ताह में एक दिन ऐसे लोगों से बच्चों को संपर्क कराएं। बच्चा सुनकर सीखेगा, बच्चों उसको देखकर और ज्यादा मोटिवेट होगा, बच्चा नए नए शब्दों के बारे में जान सकेगा, क्योंकि उनका जो शब्दों के भंडार होता है वो पूरी तरीके से सीमित नहीं होता है, बहुत ज्यादा फैला हुआ, तब वो बहुत ज्यादा नए नए शब्दों को जानता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, वो बेहतर तरीके से सीख पाएगा अनुकरण करके। इसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट विधि होती है सहयोग विधि। ठीक है, लास्ट विधि होती है सहयोग विधि। सहयोग विधि में देखो नाम से स्पष्ट हो पाता है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, बच्चों को सहयोग के द्वारा सिखाते हैं। सहयोग के द्वारा मतलब यहाँ पर हम बच्चों को डायरेक्टली या प्रॉपर वे में व्याकरण नहीं सिखाते हैं। अगर हम किसी पाठ को पढ़ा रहे हैं, किसी चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते समय व्याकरण के जो शब्दों का प्रयोग इसमें होता है तो वहीं पर हम बच्चों को साथ साथ उनके बारे में बताते चलते हैं। तो बच्चे को
व्याकरण के शब्दों का या व्याकरण के नियमों का एकदम से उस पर भार नहीं आता है। बच्चा धीरे धीरे पाठ को पढ़ते पढ़ते व्याकरण के छोटे मोटे नियम जो उस पाठ में यूज होते हैं, तो यहाँ पर टीचर क्या करता है, उनको बता देता है, उनको सहयोग कर देता है। ठीक है, क्यों सहयोग हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चा व्याकरण के नियमों को एक विधिवत तरीके से सीखने से पहले उसके थोड़े थोड़े बारे में, मतलब उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान पहले से रखने लगता है। और फिर वो जब व्याकरण को एक विधिवत तरीके से हाई कक्षा में जाके जब बच्चा सीखता है तो फिर वहां पर उसको आसानी होती है। तो इसलिए हम किसी संदर्भ प्रसंग या किसी चैप्टर में या किसी कहानी में या कोई किताब में किसी भी चीज को हम पढ़ रहे हैं तो वहां पर जो साथ साथ छोटे छोटे व्याकरण के नियम आते हैं, वहां पर हम बच्चों को व्याकरण के बारे में, व्याकरण के नियमों के बारे में हल्का सा सिर्फ बच्चों को रूबरू करा देते हैं। इसके बाद बच्चों को हम बाद में आगे चल के उच्च कक्षाओं में व्याकरण को विधिवत तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा एकदम मतलब जब बच्चा हाई कक्षा में पहुंचेगा तो उसके लिए कोई चीज एकदम से नई नहीं होगी, मतलब एक न्यू तरीके से सामने नहीं आएगी। क्योंकि बच्चा धीरे धीरे उसको पहले से यूज करता आया, धीरे धीरे उसके बारे में थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जानता आया है, तो वो उसके बारे में जानता है पहले से, तो तब उसको क्या होगी, उस चीज को सीखने में आसानी होगी। तो भाषा का ज्ञान में या भाषा में व्याकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। व्याकरण क्या करते हैं, किसी भी चीज के बारे में शुद्धता से हमारी बात को प्रकट करने के लिए बहुत ज्यादा उत्तरदायी होती है। तो भाषा का अपने आप, मतलब व्याकरण का अपने आप भाषा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो किस प्रकार से है, किस किस लेवल पर, किस किस तरीके से, किस किस लेवल पर, मतलब बच्चा किन कक्षाओं में किस प्रकार की व्याकरण की शिक्षा को हम देना चाहिए बच्चों को, इसके बारे में आज हमने जाना। और इसके अगली वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक लेकर आएंगे जिसमें हम बात कर रहे होंगे हिंदी पेडागोजी की नेक्स्ट टॉपिक की। तो प्लीज अभी इससे पहले का जो भी टॉपिक था हिंदी पेडागोजी का चैनल पे अपलोड है, अभी तक अगर किसी ने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर पूरी हिंदी पेडागोजी का कंप्लीट सिलेबस के साथ, विद टॉपिक के साथ और अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर आप लोगों के साथ डेली क्लासेस ले रहे हैं। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें यदि क्लास पसंद आती है। और यदि अभी तक चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।